सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा लेबर मार्केट जो हमारा सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 में यूनियन नंबर 1 है लेबर मार्केट, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है फ्रॉम ऑलिवर ब्लैंचार्ड। लेक्चर 1 जिसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन के डिविजन्स पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि कैसे किसी भी फर्म के लिए आसान होता है, मुश्किल होता है वर्कर्स को निकालना, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिटरमाइंड होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉपी पेन निकाल के बैठना यार, जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको अच्छे से बढ़िया से कॉपी में आपको नोट करनी है। तो आज के जो टॉपिक रहेगा दैट इज द वेज सेटिंग रिलेशन। अब समझना बहुत ज्यादा ध्यान से। देखो, वेज सेटिंग रिलेशन का मतलब क्या होता है। हम लोगों को पता है कि किसी भी कंट्री में ये जब पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन जो उसमें से जो लेबर फोर्स होती है, तो वो अगर काम करना स्टार्ट कर रही है, काम पर लग रही है, इसका मतलब उसे जो वेजेस ऑफर हुई हैं वो एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रही है एंड दे वांट टू डू अ वर्क बट अनेबल टू गेट द वर्क एट देयर प्रीविलिंग वेजेस, ठीक है, जिन वेजेस पे वो काम करना चाहती है अगर उसको नहीं मिल रहा, तो क्वेश्चन तो वही आ गया ना कि वेजेस। तो हु इज एक्चुअली सेटर ऑफ वेजेस। वेजेस बेसिकली सेट करता कौन है। हमेशा ध्यान रखना, जो वेजेस होती हैं, वेजेस आर जनरली सेट बाय यूनियंस, ठीक है। वेजेस आर सेट्स बाय यूनियन। अब क्या ये यूनियन कभी भी कोई फर्म के बारे में भी सोचती है? नहीं। यूनियंस ऑलवेज थिंक अबाउट टू द वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के लिए सोचती हैं, वर्कर का फायदा सोचती हैं। लेकिन फिर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी भी अगर वेजेस होती है तो वो वेजेस डिपेंड करती है, सेट भले ही यूनियन कर रही है, बट वेजेस आर डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर, ऑन बार्गेनिंग पावर। अब आप कहते हो सर बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या होता है, और क्या बार्गेनिंग पावर सिर्फ किसी फर्म से कनेक्टेड होती है? देखिए एक बात बताओ, यहाँ पे एक साइड है फर्म, दूसरी साइड है वर्कर। वर्कर मतलब यूनियन, मतलब वर्कर के बिहाफ पे यूनियन बात करेगी। ठीक है, आपने सुना होगा, पहले जमाने की मूवीज भी हुआ करती थी, 80s की, 90s की, या उसके पहले की। वर्कर्स मिल होती थी, मिल वर्कर स्ट्राइक करते थे, फिर उनका एक प्रेसिडेंट होता था। प्रेसिडेंट वर्कर्स के बिहाफ पे बात करता था, है ना। वो वर्कर्स के लिए बात करता था, जैसे उनकी वेजेस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, बोनस दो उनको, या फैक्ट्री की जो मशीन उन्हें बदलो। जो भी चीजें हुआ करती थी तो यूनियन हुआ करती थी, ठीक है। वो वर्कर्स के बिहाफ पे बात कर रही है। अब कोई भी फर्म है, हम ये कहते हैं कि सर ठीक है फर्म है, सो अगर फर्म यहाँ पे स्ट्रांग है, अब कोई भी एक स्ट्रांग फर्म के बारे में बताओ। कोई एक ऐसी फर्म जो बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म के ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ की जॉब है। या गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग 20-20 30-30 हजार की जॉब के लिए सालों मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्या क्या रीजन है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग पार्ट है। वहां पे जितना ज्यादा फर्म स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, और जितना बार्गेनिंग पावर हाई होगा उतना वेजेस कम होगा। मानते हो इस बात को? नहीं। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हाउ इजी फॉर द फर्म टू फायर और हायर द लेबर, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि फर्म के लिए कितना इजी है, दैट हाउ इजी फॉर अ फर्म टू हायर और फायर अ लेबर, ठीक है। लेबर को नौकरी पर रखना है, नौकरी से निकालना कितना आसान है। अभी स्ट्रांग, अब जब मैं कहता हूँ स्ट्रांग में, एक बार बताओ, अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, कोई नोटिस आ जाता है कि जब नोटिस आ जाता है कि वैकेंसीज निकली हैं टीचर की जॉब की, टीजीटी पीजीटी टीचर्स की, है ना, वैकेंसी निकली है, तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं? दौड़ लोग फॉर्म भरते हैं। इवन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं वो भी फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्म अगर गवर्नमेंट है, तो वो उनके एरिया बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द वेजेस। वेजेस भले कम है बट सिक्योरिटी बहुत हाई है।
ठीक है। तो हाउ इजी फॉर द फर्म टू हायर और फायर द लेबर, सो ये फर्म की स्ट्रांगनेस बताता है। वेजेस कम होंगे अगर फर्म स्ट्रांग है, और फर्म अगर वीक है तो वेजेस हाई होंगी। सिमिलरली वर्कर्स की अगर आप बात करते हो मेरे से, वर्कर अगर यहाँ पे स्ट्रांग है, अब आपने मुझे मैसेज किया, मतलब मेरी टीम को मैसेज किया कि सर आपकी क्लासेस चाहिए या समीर सर की क्लासेस चाहिए, ठीक है। हमने अपना एक जो हमारा ऑफर का जो भी होता है पेम्पलेट वगैरह आपको दिया, मैसेजेस आपके पास हैं, तो उसका अमाउंट लिखा है अमाउंट एक्स। अब आप बार्गेनिंग करोगे कि प्लीज डिस्काउंट दे दीजिए, फीस कम कर लीजिए। सुनना ध्यान से, मैं बार्गेनिंग पावर बता रहा हूँ आपको क्या होती है। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि हम लोग फीस बहुत ज्यादा कम नहीं करते। मतलब जो हमारी अनाउंस फीस होती है वही फीस होती है। ज्वाइन करा है बहुत अच्छी बात है, नहीं करा और अच्छी बात है ना। और अच्छी बात क्यों, मतलब आपने बार्गेनिंग करके ज्वाइन करोगे तो हम भी परेशान और आप भी परेशान। बेहतर ये है कि बार्गेनिंग ना ही हो। तो अब सोचो हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। बार्गेनिंग हमारा वीक नहीं, हमारा बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि मैं एज एन वर्कर हूँ, तो मेरी बार्गेनिंग बहुत स्ट्रांग है। या मान लो मुझे कोई इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप हमारे यहाँ के आप आके पढ़ा लो, तो मैं तो बहुत ज्यादा पैसे बोलता हूँ। बंदे बेचारा मना ही कर देते, कह रहा नहीं भाई बड़े महंगे हो। तो मैंने कहा यार इससे ज्यादा तुम अपने खुद के सेमिकॉन क्लासेस में कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों ही तुम्हारे इंस्टीट्यूशन पे आऊं, है कि नहीं। तो पॉइंट क्या होता है, जब वर्कर्स स्ट्रांग होते हैं तो बार्गेनिंग पावर हाई होती है वर्कर की। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, अगर फर्म की बार्गेनिंग पावर है तो वेजेस कम होंगी, लेकिन अगर वर्कर की बार्गेनिंग पावर हाई है तो वेजेस यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये सिनेरियो आप समझेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा तो है नहीं कि फर्म है वो वर्कर है, वर्कर के लिए भी तो ये बात मैटर करती है दैट हाउ इजी फॉर दैट वर्कर, हाउ इजी फॉर दैट वर्कर वर्कर टू फाइंड अ न्यू जॉब। भाई मैं भी तो कहीं पढ़ाता था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि पैसे कम है। भाई हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, पढ़ाना इज अ वेरी गुड थिंग, बट दिस इज ऑल्सो मॉनिटरी टर्म्स यार गाइस, ठीक है। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया सेमिकॉन क्लासेस एंड टचवुड, बहुत कम फीस लेता हूँ, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बहरहाल बहरहाल तो ये सारी चीजें एक डिफरेंट पार्ट है। अब मेरा डिस्कशन ये है कि ये यहाँ वेजेस कम हो रही हैं, है ना, यहाँ वेजेस कम हो रही हैं, इधर कम हो रही हैं, इधर बढ़ रही हैं। भाई कहीं तो कोई मिलेगा। एज एन वर्कर मैं कह रहा हूँ ज्यादा पैसे चाहिए, एज ए फर्म करिए हम कम पैसे देंगे, तो कहीं तो रुकेंगे। जहां ये रुकेंगे उसे हम कहते हैं रिजर्वेशन वेजेस। क्या कहते हैं हम लोग इसे, हम लोग इसे कहते हैं रिजर्वेशन वेजेस, रिजर्वेशन वेजेस। यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत है आपको किसी प्रकार की भी। हाँ जी, एनीवन एल्स, किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे ये होता है तो इसे हम कहते हैं रिजर्वेशन वेजेस, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन चलता है। एक छोटा सा नोट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट देखिएगा, wages are set by wages are set by collective bargaining between firms and between firms and unions। हमेशा यूनियन लिखेंगे, यूनियन मतलब वर्कर की ही बात हो रही है, ठीक है, वर्कर के बिहाफ पे बात हो रही है, राइट। अच्छा मैं ना आपको क्लास में लिखवाऊंगा ये सारी चीजें, बिकॉज जनरली आप लोगों को पता है, मैंने बता चुका हूँ कि ये सारे नोट्स आपको पोर्टल पे मिलेंगे, एग्जैक्ट सारे नोट्स। तो ऐसा होगा ना कि जितनी चीजें आपको नोट्स पोर्टल पे मिल जाएंगे, तो मैं सारी चीजें यहाँ लिखूंगा तभी तो मिलेंगे नोट्स पोर्टल पे, और क्लास में भी आपको लिखना है। और दूसरी चीज, मुझे क्यों तुम लोगों को है ना भरोसा सा नहीं है कि तुम लोग मतलब मैं कहता हूँ पोर्टल से देख लेना और तुम देख लोगे, तो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखेगा आगे, हेयर reservation, here the reservation wage is that
reservation wage is that at which is that at which is that at which workers are indifferent between workers are indifferent workers are indifferent between working or not working. मतलब जॉब काम करें या ना काम करें, ठीक है। द वेजेस is depends on the wages is depends on the wages is depends on या फिर वेज डिसीजन डिपेंड्स ऑन हाउ डिफिकल्ट how difficult for a worker to find a new job for a worker to find a new job for a worker ये आप लिख लेंगे। हाँ जी, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। वर्कर टू फाइंड अ न्यू जॉब to find a new job and and how difficult how difficult for a firm to hire new workers, how difficult for a firm to hire न्यू वर्कर। मतलब एक एग्जांपल सोचो दैट जो ये मैकडोनल्ड होता है, मैकडी, आप कभी यहाँ पर ऑफिस की बात तो खूब गए होंगे। जैसे मैं नॉर्मली मेरे घर के पास एक मॉल है, तो मैं तो इतने नहीं खाता पीते सब चीजें, लेकिन मेरा बेटा पसंद है, उसे फ्रेंच फ्राइज ज्यादा पसंद है, मेरी वाइफ मेरी मदर इनको पसंद है, तो ये लोग जाते हैं मैं भी जाता हूँ। तो मैंने नोटिस करा है कि मैं अगर 2 महीने में 2 बार गया हूँ या 1 महीने में, जैसे हर महीने गया, ठीक है, एक प्लेस पर, तो मैकडी वगैरह, मतलब मॉल में वाले में, ठीक है, तो मुझे एम्प्लॉय जो वो लोग होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहां पर जो सर्विस दे रहे हैं, वो बदले हुए लगते हैं। मतलब अभी 1 महीने पहले कोई और था, अब कोई और है। मतलब अगर मैं पूरे एक साल में 10 बार भी गया हूं तो मुझे कम से कम 4-5 बार लोग बदलते हुए दिखे हैं। ऐसे नहीं कि हर महीने बदल रहे हैं, वो एक पर्सन अभी ये दो तीसरे चौथे महीने में दिख रहा है, बट वो पूरे एक साल तक दिखे ऐसा नहीं है। अब सोचो क्यों। जो मैकडी हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये वाली जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, दे यहाँ पे वर्कर के लिए भी बहुत आसान होता है नौकरी छोड़ के दूसरी ढूंढना, और फर्म के लिए भी, मैकडी के लिए भी बहुत इजी है एक वर्कर को निकाल के दूसरे को हायर करना। एक वर्कर थोड़ी वेजेस ज्यादा मांग रहा है, किसी वर्कर को लगने लगा कि मैकडी में इसलिए भीड़ लगी हुई क्योंकि मैं बहुत अच्छा बर्गर बना रहा हूँ, क्योंकि असेंबल तो वो उधर ही हो रहा है, बन तो वो उधर ही रहा है, पिज्जा बन तो उधर ही रहा है ना। रेसिपी भले ही लिखी हुई लिखाई हुई, लेकिन बना तो कोई हाथ की बात होती है बनाने की। वो बोला वर्कर बनाने वाला कुक, मैं भैया मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ, मेरी वजह से इतने लोग आ रहे हैं, वरना तो मैकडी पिज्जा हट में तो कोई भी ना आए। तो वो ये जैसा डिमांड करके तो उसको निकाल देंगे। तो मैकडी यहाँ पे है, तो दैट यहाँ पे इजी है, इजी, ठीक है, इजी फॉर बोथ वर्कर एंड फर्म। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं फेसबुक कंपनी की, अब आपने बहुत कम ही सुना होगा कि फेसबुक ने फायर करा लोगों को, ठीक है। फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे एक लेबर है सुंदरम पिचाई, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सॉरी गूगल के सीईओ, ठीक है, उन्होंने क्रोम बनाया है। क्रोम सुंदरम पिचाई ने बनाया क्रोम, एंड वो बहुत बहुत डिटेल नॉलेज है उनको, बहुत एडवांस पर्सन है। क्या लगता है गूगल के लिए आसान है उनको निकालना? क्या है, या कोई और बुला लेंगे हम, आसान है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। उनके लिए शायद इतना डिफिकल्ट ना हो गूगल को छोड़ना, बट
गूगल के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उनको हटा के उनके जैसे दूसरे बंदे को लेकर आना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ। हाँ ठीक है, सुंदर पिचाई के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि गूगल जैसे ब्रांड जैसे कंपनी में वो मतलब उन्हें कोई हायर करेगा, ठीक है। अब आप ये कहते हो सर ठीक है हमने बात मान ली, तो जब हम लोग यहाँ पे वेज सेटिंग की बात करते हैं तो वेज सेटिंग रिलेशन में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखना, वेज सेटिंग रिलेशन में फॉर्मूला यूज करते हैं दैट वी नो दैट द वेजेस, डब्ल्यू मतलब वेजेस को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, द पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड, पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड। इतनी बात समझ में आती मेरी आप लोगों को, बताइए क्लियरली। अब मैं आपसे ही कहता हूं कि यहाँ पे जो पीई है, एक एक करके पहले इनको मेंशन कर लेते हैं। हेयर द पी इज व्हाट, दैट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस, एंड यस एक्सपेक्टेड प्राइस इज आल्सो अफेक्ट द वेजेस। एक बात बताओ, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ता है मतलब मैं कहता हूं कि आने वाले समय में उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा, लेट अस सपोज मैं कहता हूं अगर आने वाले समय में प्राइस इंक्रीज करेगा, तो प्राइस इंक्रीज करने से आने वाले समय में इंक्रीज करेगा, तो वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर, क्योंकि हम लोग ये वर्कर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, वर्कर की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो कल को कोई चीज महंगी होने वाली है, कल को महंगाई होने वाली है, जैसे हमें पता होता है जैसे चीनी है, पेट्रोल है, प्याज है, ठीक है। थोड़ी बारिश ज्यादा हो रही है तो हाईवेज वगैरह पे जाम है, तीन तीन चार चार दिन का जाम है, तो जो सब्जियों के ट्रक वहां फंसे हुए हैं, तो सब्जी तो दो तीन दिन में वो ऑब्वियसली बात है उसको उतना ठीक ठाक एनवायरमेंट या एटमोस्फेयर नहीं मिलेगा तो थोड़ा खराब हो जाएगा, फ्रूट खराब हो जाएंगे, है ना, तो फंस गए। तो ये बात तो क्लियर है ना कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो अगर वो महंगे होने वाले हैं तो उनसे रिलेटेड जो वर्कर्स होंगे वो अपनी डिमांड, वो अपने प्राइस डिमांड करेंगे, वेजेस हाई डिमांड करेंगे। तो ध्यान रखना अगर एक्सपेक्टेड प्राइस हाई है तो बार्गेनिंग पावर भी हाई है, बार्गेनिंग पावर भी हाई है। भाई एक बात बताओ, आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? बिकॉज आपको मालूम है कि फ्यूचर में अगर आपको एग्जिस्ट करना होगा तो बेर मिनिमम 10,000 रुपये की नौकरी तो नहीं करना चाहते आप लोग, 20,000 की भी नहीं करना चाहते। अभी मैं आपसे पूछ लूं तो आईएएस आईपीएस, बड़े से टॉप लेवल इकोनॉमिक्स, टॉप लेवल किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे या प्राइवेट सेक्टर में आपके सपने बड़े बड़े हैं। एक्चुअली वो सपने विदाउट वेजेस थोड़ी है, वो विद वेजेस है। if you want to become the top level person then it means the wages, the income is already included in your dream। हमारे सपने में मेरी तनख्वाह, मेरी इनकम इंक्लूडेड है ना। भाई कोई बोल दे कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा लेकिन कुछ मिलेगा कुछ नहीं, 5 साल जीरो वेजेस पे काम करना बल्कि अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। अब कुछ निजी नहीं बनना, हम तो रोटी सोटी खा लेंगे, समझ में आया मेरी बात। तो अगर बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो वेजेस हाई होगी, क्योंकि ये वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे बात कर रहे हो। अच्छा दूसरी चीज एक यहाँ पे है यू, यू इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यू इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है बेटा, यू इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब एक बार बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बेरोजगारी दर वो बढ़ रही है। मुझे पता है कि मतलब एक कंपनी है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है या कंपनी, उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जॉब ऑफर दिए हैं, और 50 वैकेंसी है और 5,000 बंदा लाइन में लगा हुआ है। मुझे दिख रहा है कि 5,000 बंदे लाइन में लगे हुए हैं और 50 वैकेंसी होगी। ये भी मैं आपको 5,000 लोग कम बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे पता ना लोगों की बार्गेनिंग पावर हाई होगी कम होगी। दिख रहा है ना कि बेरोजगारी है, 50 नौकरी के लिए 5,000 लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी,
और वेजेस भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। मानते हो मेरी बात यहाँ पर क्लियरली? एक ये होता है जेड, जेड इज नोन एज द कैच ऑल वेरिएबल्स। इसको हम लोग नाम देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ये जो जेड होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब आपने कभी एमजी नरेगा का नाम सुना है? अब तो चलो वो खत्म हो गई, नाम बदल गया उसका, पर सुना होगा एमजी नरेगा, मनरेगा, शायद सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है, 100 दिन तक लोगों को रोजगार दिया जाता है। टिल दी 100 डेज लोग बेरोजगार नहीं होंगे, काम करने का मौका उन्हें मिलेगा। ठीक है? ठीक है बेटा। सो एक मिनट पानी ले लूं मैं साथ साथ। सो टिल 100 डेज उनको काम मिलेगा। तो अगर मुझे बताओ, अगर ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ने लगे, रोजगार बढ़ने लगे, अब एक बार बताओ इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगार होने के बावजूद भी इंडिया में पॉपुलेशन तब भी बढ़ रही है। एक रीजन मान सकते हो मेरा, क्योंकि इंडिया में सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा है। मतलब ये अच्छी बात बता रहा हूं मैं। सोशल सपोर्ट का मतलब एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, और फूड ये राशन शॉप के अकॉर्डिंगली फ्री है। इवन ट्रैवलिंग, दिल्ली की बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा, ट्रैवलिंग फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, मैं नाम लूंगा किसी का भी, बट वो फ्री है। ठीक है? मतलब जो भी सर्वाइवल के लिए चीजें जरूरी है वो फ्री हैं। गिवन दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, पीपल आर नॉट डूइंग एनी वर्क, और उनको सब कुछ सर्वाइवल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है जी? क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब मान लीजिए यही तो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट देगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ रहे हैं। तुम बेरोजगार रहो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा जीवन यापन हम करवाएंगे। इवन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर भी मिल रहे हैं अब तो। गांव देहात में पता है क्या है, यदि किसी के पास में मिनिमम 50 गज का जगह है और ही और शी अनेबल टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, वो कच्चे घर में झोपड़ी वाले में रह रहे हैं, तो सरकार उनको उस 50 गज के घर को बनाने के लिए पैसे देंगी कि पक्के घर बना के रहो। कितना सपोर्ट है! तो अगर ऐसे बेनिफिट बढ़ेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और वेजेस भी बढ़ेंगी। मतलब ये हम लोग वेज डिमांड की बात कर रहे हैं, मिले ना मिले बात एक अलग है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या यहाँ पर, कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्सपेक्टेड प्राइस का वेजेस का पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ मैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वेजेस का नेगेटिव रिलेशनशिप है तो मैं माइनस लगा देता हूँ। कैचुअल वेरिएबल्स का पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ। ये बात तुम समझते हैं ना? ये वाली चीज है। तो ये एक तो आप लोग अपने माइंड में रखना। अब मेरा डिस्कशन इस बात पे है कि अब जैसा अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं, एग्जांपल, हम्म, ठीक है, एक ये बना लेते हैं और एक ये बना लेते हैं। तो दोनों को समझना ध्यान से। यहां पे रखा मैंने वेजेस और यहां रखा मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिखा रहा हूँ ये गाइस, ये बात कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमेशा दोस्तों, हमेशा मेन वेरिएबल आता है। मेन जो हमारी इकोनॉमिक को अफेक्ट करता है वो आता है। मैंने यू लिखा और यहाँ पे वेज लिखा। तो वेजेस में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है? सो दिस इज वेज इज इक्वल्स टू पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड, है ना? मानते हो इस बात को मेरी आप लोग गाइज अच्छे से, बढ़िया से, है ना? अंडरस्टैंडिंग है। अब लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। मतलब ये तो आपने एक बना दिया, दिस इज नो डाउट द वे सेटिंग रिलेशन, एक आपने बना दिया, मैं मान गया आपकी बात। बट हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में डब्ल्यू लिखा हुआ है, पीई एफ ऑफ यू कॉमा जेड है, तो मैं डब्ल्यू बाय पीई लिखूंगा।
एफ ऑफ यू कॉमा जेड। अब ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये हो गया डब्ल्यू अपॉन में पी। नॉट, अब पीई नहीं होगा, पी होगा, प्राइस होगा। अब आप इसको ड्राइव करोगे, डब्ल्यू बाय पीई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू कॉमा जेड, और यहां पे कोई एक रैंडम पॉइंट आप मान लोगे मेरे साथ में, ठीक है जी। रैंडम पॉइंट मान लोगे ये और ये, तो ये हो गया W बाय पी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से डिटेल आपको देना चाहता हूं कि अभी इस वाले सिचुएशन में जो ये है ना, ये पीई है अभी इस सिचुएशन में। आगे चल के इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, पर ये है, और ये जो है दिस इज ओनली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओनली। तो दैट इज बेसिकली द वेज सेटिंग रिलेशन, द वेज सेटर और द वेज डिटर्मिनेशन अभी फिलहाल के लिए। अब मेरा एक डिस्कशन इस बात पे, आप चाहो तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखो, थ्योरेटिकल नोट्स में आपको भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक मैं डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा नोट। पहले बताओ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? जितना बता रहा हूँ उतना सीखना है। आई डोंट नो कि आपने कॉलेज में क्या सीखा है, या कोई हो सकता है ये वीडियो मेरी कोई वो पर्सन भी देख रहा है जो कहीं और पढ़ता भी है। इवन मेरी वीडियो टीचर्स भी देखते हैं, ठीक है। और मुझे अच्छा अच्छा फीडबैक आता है। कभी मैसेज दिखाया नहीं मैंने आपको, दिखा दूं क्या आज? चलो नहीं दिखा रहा मैं। अच्छे मैसेजेस भी आते मेरे को, ठीक है। एक मिनट, चलो कभी किसी और दिन दिखाएंगे, अच्छा नहीं लगता ना यार किसी के मैसेजेस दिखाना है ऐसे। बहरहाल तो अभी जितना बता रहा हूँ उतने दिमाग में रखना है। अब इसके साथ में मैं एक छोटा सा नोट क्लियर करूंगा आपके साथ। नोट मतलब एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है ये, कनेक्टिविटी है। नोट में आएगा द शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ वे सेटिंग रिलेशन, ठीक है। जो आपने डायग्राम बनाया था, जैसे अब मैं रफ में बना रहा हूं, U और W बाय P ये है वे सेटिंग रिलेशन, U स्टार और W बाय PE, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट। मुझे बताइए यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई डाउट किसी को? ठीक है ठीक है। अब हमारे पास W बाय पीई था, तो देर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स U कॉमा जेड। तो U तो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये तो हमारा अफेक्ट इतना करेगा नहीं। और जो PE है वो वाई एक्सिस पे आ गया, W बाय PE हम लोग इसको कंबाइन लेंगे, मतलब दिस इज द वेव सेटिंग रिलेशन। तो हेयर द ओनली वन वेरिएबल दैट इज द Z, Z मतलब कैचुअल वेरिएबल। So you can say that shifting is due to, shifting is due to change in catch all variable, that is Z, ठीक है। अब आपने बोला कि सर देखो ये ऐसा है, W बाय पीई है एफ ऑफ यू कॉमा जेड, और ये बात बताती आप लोगों को, कहाँ पे था? हाँ, ये आप चीज देखना, यहाँ पे कैच और वेरिएबल के आगे प्लस साइन है प्लस साइन, तो मैं उसी प्लस साइन की बात करूंगा, ठीक है जी। तो ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। अब अगर z इंक्रीज करता है तो इट मीन्स व्हाट, W by PE will increase, and to keep your unemployment rate constant, so you can basically draw the diagram that W by P unemployment, ये वे सेटिंग रिलेशन, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये एनी W बाय PE और ये एनी U स्टार आ गया। अब क्या होगा जी,
हमारा डब्ल्यू एस शिफ्ट टू दी अप, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो इट विल शिफ्ट वेयर, डब्ल्यू एस शिफ्ट टू अप, कुछ यहां पर। और अब जरा दिमाग में रखना, योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, सो दीज आर द रीजन बिहाइंड कि ये शिफ्ट कैसे हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात आपको अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो जैसे आप लोगों ने मेरे साथ में इसको देखा है, ठीक है, जिस तरीके से आपने मेरे साथ में वे सेटिंग रिलेशन को देखा है, उसी तरीके से हमारे साथ में यहाँ पे प्राइस सेटिंग रिलेशन भी है। तो आप वो मेरे साथ में बना लेंगे, लिखिएगा हेडिंग, दैट इज द प्राइस सेटिंग रिलेशन, हेडिंग लिखना। प्राइस सेटिंग रिलेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि वेजेस हैं, वेजेस आर सेट बाय होम। कौन सेट करता है वेजेस को? वेजेस आर सेट बाय दी दी यूनियंस, ठीक है, यूनियन वेजेस को सेट करती हैं उनके बेसिस पे। इसी प्रकार किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, जैसे मान लो मैं वेजेस हूँ, ठीक है, और वो सॉरी मैं वर्कर हूँ और मैं अगर किसी फैक्ट्री में काम करूँ तो मैं कोई प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ, जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को ये पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ एक वो सब्जेक्ट जिसकी फीस बहुत अच्छी खासी है, बट मुझे एज अ वेजेस आर्ली बेसिस मिल रहा है। आर्ली बेसिस जैसे आपको पता होगा, यूपीएससी के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कोरल बाग में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे अब तो चलो थोड़ी फीस वगैरह में कमी आ गई है, बट आज से 10 साल पहले की बात करूँ मैं, 10 ईयर्स बैक, ठीक है, 2016 की एग्जैक्ट, मैंने तब स्टार्ट किया था पढ़ाना यूपीएससी को, सिविल सर्विसेज को, ठीक है। तो उस टाइमिंग में ऐसा था कि 2.5 लाख रुपए तो नॉर्मल फीस होती थी, और एक एक बैच में 700 बच्चा, 700 बच्चा मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, 700 स्टूडेंट, इतना बड़ा कि दिख भी नहीं रहे, चलो ठीक है, और 2 लाख 2.5 लाख उनकी फीस, और पूरे साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 क्लासेस होनी है उनकी, और उस 700 बच्चों के बैच में 200 क्लासेस होनी है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं होंगी। 5 टीचर्स हैं जो पूरा कवर कर रहे हैं, कि क्या लगता है 2 लाख को भी अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो आप तो जो बोलोगे सर ये तो आप पूरी कैलकुलेशन बता रहे हो, नहीं जा रहा मैं इतना डिटेल, बट इतना तो तुम समझते हो ना कि जो उन बच्चों की फीस होनी चाहिए, डिसाइड होनी चाहिए, वो डिसाइड एक्चुअली करी किसने होगी? वो तो वो इंस्टीट्यूट कर रहा है। वो बात अलग है कि फिर हमें कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, और इंस्टीट्यूट ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो एक अलग डिस्कशन है। बट ये तो बात हम जानते हैं कि किसी भी फर्म में किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, दैट प्राइस इज सेट बाय, प्राइजेस आर सेट बाय फर्म कंप्लीट, क्योंकि गवर्नमेंट फिर यहाँ पे इंटरवेन नहीं करेगी, गवर्नमेंट फिर सब्सिडी दे देना। भाई एक बात बताओ, ये टीवी पैनल ही है, ठीक है, टीवी पैनल मैंने लिया है एक एक्स अमाउंट का, एक प्राइवेट फर्म से लिया है, गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगी कि तू सस्ता दे। ई व्हीकल है, प्राइवेटली बन रहे हैं, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हीकल को प्रमोट करना चाहती है, तो सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, उनको थोड़ी कह सकते हैं कि तुम पैसे कम चार्ज करो ना, बिल्कुल ना। तो फर्म बेसिकली मेन दी प्राइस सेटर्स, वो प्राइस सेट करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा अलग है, दैट इज दी, हमें पता है कि कोई भी फर्म होती है, अगर वो कोई भी प्राइस सेट करते हैं तो मल्टीपल चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि होता है प्रोडक्शन फंक्शन, तो y इज इक्वल्स टू ए एल, हम लोग इसे एक स्टैंडर्ड लेवल पे मानते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आसान कर दूं मैं, तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस y with respect to l, then we will get a, so this is mpl, that is constant। अच्छा, कांस्टेंट पॉजिटिव, मैं काम करता हूं, क्योंकि बुक में नाम है तो मैं इस ए को 1 मान लेता हूं, ठीक है। आई जनरली अज्यूम दैट ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, मैं इस ए को 1 मान लेता हूं। सो लिखने में अगर मैंने ए को 1 मान लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉजिटिव है,
भाई ए को ए रख लो या 1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉजिटिव है, वो 5 भी हो 10 भी हो, वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू कैन राइट दैट योर वाई इज ओनली द एल। एल मतलब द एम्प्लॉयड लेबर। एल, देखिए एल जो यहाँ पे डिनोटेड है दैट इज द एम्प्लॉयड लेबर। जो हमने अभी, जिसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, या कभी कभी आप एन से भी डिनोट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, दैट यूर चॉइस, ठीक है, वो आपकी मर्जी रहती है यहाँ पे। बट वो हम इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब मेरा डिस्कशन इस बात पे है कि मान लीजिए कि आपको पता होगा, पहले पहले मतलब जब आप प्योर क्लासिकल्स की बात करते थे, तो जो प्राइजेस होते थे वो फर्म सेट करती थी, लेकिन फर्म जो हुआ करती थी उस टाइम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी, ये पता होगा आपको। प्योर क्लासिकल इन सेमेस्टर 2 सीखा होगा आपने। तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में खास बात होती है, जो प्राइस होता है वो वेजेस के बराबर होता है। तो वट एवर द वेजेस सेट बाय द वर्कर्स और यूनियन, वही एग्जैक्ट मार्केट में प्राइस है। मान लीजिए मैं हूं, और मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ, एक प्लेस पे काम कर रहा हूँ, और मैं खाना भी वहीं से उन्हीं के कैंटीन से खाता हूँ। अब अगर मान लीजिए मैंने वहां पे 100 रुपये आज कमाए हैं, और फिर मैं शाम को चाय पीने गया कैंटीन में या खाना खाने गया, 100 रुपये उन्होंने मुझसे वापस ले लिए, यार जी जो तुमने जो तुमने कंजम्पशन करी है, फूड लंच और इवनिंग टी या जो भी तुमने कंजम्पशन करी है, वो 100 रुपये की हो गई, तो मेरे पास बचा कितना, जीरो। तो ये चीजें क्लासिकल में सही लगती थी क्योंकि वहां पे वेजेस का कंसेप्ट अलग हुआ करता था। बट आज तो वेजेस आर सेट बाय यूनियन, तो फिर मार्केट में भी जो प्राइस सेट होंगे बाय द इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, नॉट बाय परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमें पता है हमारी इकोनॉमी में जो मार्केट होती है, दो प्रकार की मार्केट्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, अनदर इज imperfect कॉम्पिटिटिव। ठीक है, दो प्रकार की मार्केट्स होती है, वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, अनदर इज इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की खास बात क्या होती है, दैट द वेजेस आर, जो हमारा प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और खास बात क्या होती है, वो डब्ल्यू के बराबर होता है, वेजेस। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब अगर वो उसके बराबर है, तो यू कैन व्हाट यू राइट बेसिकली, दैट price is equals to wages and W by P is equals to 1. So W by P is equal to 1 is the price setting relation. बट ये डाइजेस्टेबल क्यों नहीं है? W by P is equals to 1 ऑलवेज। ये डाइजेस्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी हमेशा इस तरीके, मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन है। तो जब वेज सेटिंग करते हुए हम यूनियन को लेकर आए हैं, परफेक्ट कंपटीशन नहीं था, क्लासिकल्स नहीं है, यूनियन को लाए हैं, तो फिर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज द प्राइजेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, देयर इज सम अनदर कॉस्ट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारे पास में दैट द प्राइजेस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। वी कंप्लीटली अज्यूम दैट the prices is greater than marginal cost, and also मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट ओनली द वेजेस। ठीक है, वो सिर्फ वेजेस नहीं है, वो और भी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। तो व्हाट यू राइट दैट मार्जिनल कॉस्ट जो होगी ना, वो हमारे किसके बराबर, या तो आप ऐसा समझ लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप कहते हो सर प्राइस तो हम रख लेंगे, प्राइस इज इक्वल टू और दिस, ये कंडीशन होती है। बट जो मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज नॉट ओनली द इक्वल टू द वेजेस, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो रिटन एज the wages plus the markup। अभी एक टर्म आया मार्कअप, जरा इसको आप समझ लो। मार्कअप जो होता है ना, दैट इज द गुडविल वैल्यू। मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, गोलगप्पे हैं, हम सब ने खाते हैं, समोसे हैं, हम सब खाते हैं। अब समोसे या गोलगप्पे नॉर्मल स्ट्रीट
हमारी गली वगैरह में ठेली पर, और समोसे या गोलगप्पे या छोले भटूरा ये सब चीजें हल्दीराम में। अब सोचो, मोर लेस मटेरियल सेम है, मोर लेस एवरीथिंग इज रिमेन सेम, पर बावजूद इसके बहुत हाई प्राइस है ना? क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे नहीं सर क्वालिटी का बहुत फर्क है, वो क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बढ़ा दो, मैं मानता हूँ क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बढ़ा दो, बट कितना प्राइस बढ़ाओगे? जो वो एक जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ा रहे हैं भाई, वो आप ये तो कह सकते हो कि उसको बनाने वाला जो शेफ है, जो इसको जो बनाने वाला कुक है, उसने बकायदा कैप पहने हुए है, ग्लव्स पहने हुए हैं, कपड़े उसके बिल्कुल अलग लग रहे हैं कि हाँ ये बना खाना बनाने वाला है, साफ सुथरा सा है, तो ठीक है वो उसके हिसाब से वेजेस ले रहा है, बट सम एडिशनल कॉस्ट इज ऑल्सो देयर। तो ये जो मार्कअप होता है ना, इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। समटाइम इट इज गुडविल, गुडविल कह सकते हो, या आप इसे रेंट कह सकते हो, या ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन मोनोपोली, क्योंकि दूसरी चीजों में तो हम लोग इतना डिटेल जाएंगे नहीं। इनपरफेक्ट कंपटीशन के नाम पे इन माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली आप मोनोपोली को डिटेल समझोगे, या तो परफेक्टली या फिर मोनोपोली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा कि दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस का म्यू डब्ल्यू, एंड यू, अच्छा अब इसको म्यू डब्ल्यू से लिख रहे हैं, अभी डोंट वरी लिखूंगा इसको, यू कैन टेक डब्ल्यू एज अ कॉमन, म्यू ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें पता है एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज द ऑलवेज केस। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ब्रैकेट वन प्लस का म्यू, या डब्ल्यू बाय पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन में वन प्लस का म्यू, so that is known as the price setting relation। प्राइस सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन। मुझे बताइए मेरी बात आपको यहां तक समझ में आ गई दोस्तों? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से, तो इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना। सो देर आर टू थिंग्स जनरली, एंड इफ आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस, देखिए ये तो बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये तो चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि दैट इज नॉट एग्जिस्ट, कि परफेक्ट कंपटीशन वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये डब्ल्यू बाय पी, क्योंकि डब्ल्यू बाय पी इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट वैल्यू, मार्कअप के बारे में अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, बट इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज डब्ल्यू बाय पी, है ना, और ये हो गया आपका प्राइस सेटिंग रिलेशन। क्या होगा दोस्तों? दिस इज बेसिकली द प्राइस सेटिंग रिलेशन। क्लियर है मेरी बात आपको? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से, तो इसको इसी तरीके से आप लोग अपने माइंड में रखना। तो अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, छोटा सा मैं आपको नोट लिखवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं पानी ले लेता हूँ मैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लास थोड़ी सी आपकी ज़्यादा हो गई, 43 मिनट प्लस हो गया। छोटा सा नोट लिखवा के फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखिएगा, मेनली मुझे मार्कअप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लिखना दैट मार्कअप, हाँ लिखिएगा, मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन लिखिएगा आप लोग, मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस एंड
marginal cost, price and marginal cost. It is the revenue. It is the revenue that it is the revenue that लिखिएगा. It is the revenue that a producer. It is the revenue that a producer get exceed of MC of marginal cost. It is the revenue that a producer get exceed of the marginal cost. If there is a if there is a perfect competition in goods market, if there is a perfect competition in goods market, then prices of output is equals to marginal cost. ठीक है, आगे लिखना. However, 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 various goods market are not various goods market are not perfectly competitive, and they charge price higher than marginal cost, and they charge price higher than marginal cost, higher than marginal cost, higher than marginal cost. देखा आप लोगों ने, higher than marginal cost. Therefore we assume that therefore we assumes that firms set price firms set price. Therefore we assume that firms set price according to according to following equation, that is price is equals to W bracket 1 plus का mu. ठीक है, and W by P is equals to 1 upon 1 plus का mu is the price setting relation. प्राइस सेटिंग रिलेशन. अब एक छोटी सी बात मुझे आप बताना, एक तो ये हो गया, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया. अब इस यहाँ पे मैं छोटा सा नोट लिखवाऊंगा आपको दोस्तों. दैट नोट का मतलब हो जाता है कि जैसे हमने डायग्राम बनाया, आपको याद होगा मैंने अभी डायग्राम बनाया आपके लिए, दैट दिस वन डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम बनाया आपके लिए प्राइस सेटिंग रिलेशन का. क्या ये शिफ्ट नहीं होगा? होगा. ये ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, और इसके ऊपर नीचे शिफ्ट होने का रीजन कौन बनेगा? दैट द म्यू. वही तो फैक्टर यहाँ पे है मेनली, इसके अलावा कोई और फैक्टर तो होगा नहीं. ठीक है, सो द ओनली फैक्टर जो इसको शिफ्ट करेगा दैट इज म्यू. ठीक है, so shifting
of price setting relation. ठीक है जी. It is due to change in markup. इट इज ड्यू टू चेंज इन मार्कअप. मतलब मेरे को पता है कि डब्ल्यू बाय पी इक्वेशन है 1/1 का म्यू. और मैंने बोला कि अगर म्यू बढ़ता है, सोचो म्यू बढ़ रहा है, म्यू मतलब जो गुडविल वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है ना, गुडविल वैल्यू इंक्रीज कर रही है. तो जब गुडविल वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ऐसा होगा ना कि 1/1 का म्यू अगर ये बढ़ता है तो टेक्निकली ये वैल्यू कम होगी और कॉरस्पॉन्डिंगली जो डब्ल्यू बाय पी है वो भी कम होगा. तो मार्कअप इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रियल वेजेस. अब रियल वेज में इसलिए कहता हूं क्योंकि डब्ल्यू बाय पी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल वेजेस, मतलब इसको हम इसको बोलते हैं. क्योंकि मैंने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो वो 100 रुपए मैटर नहीं कर रहे, मैटर कर रहे हैं कि मेरे जिन कमोडिटीज को मैं खरीद रहा हूं उनका प्राइस कितना है. जैसे न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क है ना, या मुंबई है, मुंबई, बॉम्बे, मुंबई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा है. आप कहते हो सर और कोई और एक्स वाई जेड स्टेट है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है. जैसे हम कहते हैं ना कि रूरल एरिया, वहाँ पे कमाई बहुत कम है, लोग शहर आते हैं तो वहाँ पे खर्चे भी तो कम है. एवरीथिंग एक तो रियल है, रूरल एरिया में खाना पीना हवा पानी सब कुछ रियल है, खर्चे भी तो बहुत कम है वहाँ पे. तो खर्चों के अकॉर्डिंगली तो कभी भी अगर आपको देखना है कि मैं कमा कितना हूं तो कभी नॉमिनल मत देखना, रियल देखना. तो ये रियल वेजेस है. तो इस वजह से हमारा जो प्राइस सेटिंग है शिफ्ट डाउन. मुझे बताओ समझ में आई मेरी बात आपको? प्राइस सेटिंग रिलेशन कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन. यानी डायग्रामेटिकली अगर मैं रफ बना देता हूं तो यू ऑफ रियल वेज, तो अगर पहला वाला ये डायग्राम था दैट इज 1/1 का म्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय पी. तो अब ये कम हो जाएगा, डब्ल्यू बाय पी डैश 1/1 म्यू डैश. समझ में आई मेरी बात आपको? अच्छे से बढ़िया से बिंदास से. तो आज हम लोगों ने हमारा ये वेज सेटिंग और प्राइस सेटिंग रिलेशन भी अच्छे से कर लिया. अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ में, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम वगैरह होंगे. अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है बट यस हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ ली हैं. तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.